नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल खुलेआम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्टार्टअप इंडस्ट्री के मालिक बैठे हुए हैं, वो उम्र में काफी कम, सिर्फ 27 की एज में उन्होंने एक अच्छा मार्केट बना लिया है, जो कि सी फूड इंडस्ट्री के एक अच्छे स्टार्टअप की पेशकश किया है इन्होंने। तो ऐसे में आज आपको मिलवाते हैं मिस्टर मितेश मंगेला जी से। नमस्कार मितेश जी। नमस्कार। मितेश जी, ये इंडस्ट्री में आप पिछले जो है लगभग 8 सालों से हो। जी हाँ। तो काफी सारे वेरिएशन, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपने सी फूड इंडस्ट्री में फिश, हाँ। मतलब फिश का बिजनेस, जी हाँ। ठीक है, तो आपने ये बिजनेस क्यों चुना? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि मेरे पापा एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे। 2016 में उनके डेथ के बाद हमें वो बिजनेस में एक ऐसा ग्रोथ स्केल नहीं दिख रहा था जो मेरे पापा का बिजनेस था। तो तभी एक स्विच करने की एक इच्छा थी कि चलो स्विच करते हैं, बट कौन सा बिजनेस में करेंगे। तो सी फूड एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मुझे एक गैप दिखा था कि राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट से लेके कस्टमर तक देयर इज अ गैप, कि वहां पे अगर जो भी कंज्यूम करना चाहता है, भले कंसिडर करे कि वो मेरे एज का है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल पता नहीं है कि कहाँ से बाय करना है। अगर बाय करना है तो उसको मार्केट नहीं जाना है, क्योंकि द मार्केट इज अनहाइजेनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल अनऑर्गेनाइज, बाद में वो फाउल स्मेल है, बाद में अगर बहुत सारे बैरियर्स है जो वो सब आज की जनरेशन नहीं टैकल करना चाहती। उसी के लिए, यही गैप कवर करने के लिए, ये सब कुछ एक ही जगह पे लाने के लिए हमने सर्वे करके वी गॉट इनटू दिस मार्केट। तो इस मार्केट में अब तक की आपकी जर्नी क्या रही है? अब तक की जर्नी आई वुड से राइट फ्रॉम 2018 पहले स्टार्ट किया था एक स्मॉल स्केल बेसिस पे कि लेट्स डू इट, ट्राई करते हैं कैसा जाएगा। तो सबसे पहले एक होलसेलर से बाय करके लाते थे, बाद में सब में डिस्ट्रीब्यूट होता था। रिगार्डिंगली क्वालिटी, सबसे पहला जब से स्टार्ट किया तभी से एक ही प्रेफरेंस है कि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए जो भी कस्टमर को जाती है। तो तभी सबसे पहले होलसेलर से चालू किया। देन अगेन उसके बाद एक और स्टेप ली कि डायरेक्टली हम लोग बोट वाले जो रहते हैं, जो फार्मर्स रहते हैं, डायरेक्टली उनसे प्रोक्योर करना चालू किया। दैट इज वन थिंग कि वहां पे फिर एक उन कस्टमर्स को अच्छे रेट में और बेस्ट क्वालिटी डायरेक्टली प्रोवाइड हो सकती थी। आपकी जो सप्लाई चेन है, Yes. ये कैसे वर्क करता है, फ्रॉम सोर्सिंग टू डिलीवरिंग टू द कस्टमर? इसके लिए आई वुड से कि मेरे दूसरे लोगों का जो दिन है जो सुबह में चालू होता है, बट मेरा दिन रात को 9 बजे से चालू हो जाता है। रात को 9 बजे से मेरे जो प्री ऑर्डर्स रहते हैं नेक्स्ट डे के, वो 9 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ऑलमोस्ट मुझे मिल जाते हैं। देन 2:30 इन द मॉर्निंग मैं खुद उठ के बाद में वन ऑफ द महाराष्ट्र बिगेस्ट पोर्ट, वहां पे मुझे पहुंचना होता है, क्योंकि मैं कभी भी वो चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा कि मेरे कस्टमर को जा रहा है जो भी क्वालिटी ऑफ फिशेस वो बेस्ट है कि नहीं, वो अश्योर करने के लिए मैं हमेशा वहां जाता हूँ। दिस इज हाउ माई डे लुक्स लाइक। मैं 2:30 इन द मॉर्निंग उठता हूँ, बाद में फिशेस प्रोक्योर करके अराउंड एक पकड़िए ना 2 से 3 घंटे में हमारे वेयर हाउस पे पहुंच जाते हैं, जो सुबह 6 बजे के लगभग। बाद में 6 बजे के बाद हर एक कस्टमर के, मतलब उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि उनको कैसे कट चाहिए, कैसा क्लीन चाहिए, हर एक उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाद में वो कट क्लीन करके पैक होके हाइजेनिकली बाद में वो अराउंड 7:30 आउट फॉर डिलीवरी हो जाता है। बाद में यूजुअली विद इन 1 आवर से 2 आवर के बीच में हर एक कस्टमर को एट प्रेजेंट डिलीवरीज हो रही है। ओके, तो इस बिजनेस में अभी फ्यूचर की आपकी प्लानिंग क्या है? फ्यूचर की प्लानिंग ऐसे है कि करंटली जो मैं एक दिन पहले प्रोक्योर करके सबको नेक्स्ट डे डिलीवरी दे रहा हूँ, वो आगे जाके आई वांट टू ग्रो इन दिस वे कि जबकि अगर सुबह उठ के भी कोई मुझे फोन कर रहा है या मैसेज कर रहा है कि मुझे अभी फिश खाना है, तो मैं उसको 120 मिनट्स में एटलीस्ट पहुंचा सकूं। जिसके लिए एक ही चैलेंज आएगा कि हमें हर एक 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हमारे वेयर हाउस होने चाहिए जहां से फिश प्रोक्योर होगा। उसके बाद में हर एक वेयर हाउस से उतने राइडर्स के थ्रू वो असाइन होके प्रॉपरली उनके घर पे जाएगा। तो अभी जो आपका कस्टमर बेस है, मतलब हाँ। जो मार्केट में आप कितने कस्टमर बेस को आप टच कर पा रहे हो अभी के करंट सिनारियो में? करंट सिनेरियो में मेरे पास अराउंड 4 से 5 हजार लोगों को मैं कैटर कर रहा हूँ। अगर यही स्केल आपको 40 से 50 हजार लोगों तक मतलब पहुंचना है, रीच बढ़ानी है, तो उसके लिए
जाहिर सी बात है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। डेफिनेटली। तो ये कितने और इन्वेस्टमेंट, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी है आपका, कितने और एक्सपेंसेस में जो है आप 40 से 50 हजार लोगों तक कवर कर सकते हो और सेम क्वालिटी के साथ? अच्छा, तो इसके लिए मेरे को लग रहा है लगभग 15 से 20 लाख रुपए में ये चीज हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए हर एक चीजेस कवर्ड होगी, उनके लिए जो वेयर हाउसेस हो गए वो हर एक लोकेशन पे असाइन हो गए, उसके बाद उतने राइडर्स, उतना क्वालिटी चेक, और एक बार अगर अपने पास उतना फंडिंग आ जाता है जो भी हो इतने लोगों को कैटर करने के लिए, तो एक परचेसिंग पावर बढ़ता है। सो उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे कस्टमर को और सस्ते रेट पे दे पाएंगे। ओके। और अगर इसको एक लार्ज स्केल पे, मतलब कम से कम आप समझ लो कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, जो एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट मोर देन 50 lakhs या यू कैन मतलब पॉपुलेशन होती है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है तो क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा और क्या स्ट्रेटजी रहेगी? मतलब आपको कवर करना है, आपने बता दिया कि मुझे जो है 2 घंटे में जो है डिलीवरी होना चाहिए, तो 2 घंटे में डिलीवरी करने के लिए आपके वेयर हाउसेस कहाँ पे कितने होने चाहिए, और आपके पास एम्प्लॉइज पावर, फिर उसके बाद उनको कैसे कस्टमर्स को जज करेंगे, या आपको कैसे जज करेंगे कि किस कस्टमर्स को क्या क्वालिटी, उसके पहले आपको परचेज करके रखना होगा। सपोज अगर किसी ने आपसे डिमांड किया और पता लगा आप डिलीवर नहीं कर पा रहे वो पर्टिकुलर कोई मतलब प्रोडक्ट, फिश में भी बहुत सारी वैरायटीज है, तो वो वैरायटी आप डिलीवर नहीं कर पा, तो इन सब चीजों को कैसे आप एनालाइज करोगे और कैसे प्लानिंग करोगे आगे? देखो, ये चीज के लिए आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारा कस्टमर बेस बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा मैन पावर भी हैंड टू हैंड जाना चाहिए, कि अगर इतना कस्टमर बेस रहेगा तो इतना मैन पावर बढ़ना ही चाहिए जो उनको उसके हिसाब से टैकल कर पाए। क्योंकि प्रोक्योरमेंट हमारे लिए कभी इशू नहीं रहा, बट एक ही इशू करंटली हम फेस कर रहे हैं कि डिमांड बहुत है बट आई एम नॉट एबल टू सप्लाई, जो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मैं उधर तक ही कैटर कर पा रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर एक तो ये होगी, हाँ। मैन पावर के साथ साथ और क्या रिक्वायरमेंट रहेगी कि एक को मतलब 50-50 lakhs प्लस की पॉपुलेशन को आप कवर कर पाएं? उसके रिगार्डिंग मैं एक ही बोलूंगा कि एक फंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल फंडिंग इज मोस्ट नेसेसरी, क्योंकि फंडिंग आने के बाद वी विल ऑलमोस्ट ओपन स्टोर्स। जैसे कि मैंने पहले बोला कि एक 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस पे एक स्टोर होना चाहिए। बाद में अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करने की बात हो रही है तो देयर विल बी एटलीस्ट एक 100 to 150 किलोमीटर्स पे देयर विल बी अर बिगेस्ट गोडाउन, जहाँ पे जो स्मॉल वेयर हाउसेस है उसको वहां से प्रोक्योर होके वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि लाइक एक ही जगह से पूरे डिस्ट्रिक्ट को सोर्स कर सके। सो इसीलिए अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 किलोमीटर्स का एक बीच में देयर विल बी अ सेगमेंट जहां से फिशेस जो फ्रेश है वो वहां पे प्रोक्योर होगी, क्वालिटी चेक होगी प्रॉपरली, उसके बाद वो वेयर हाउस पे जाएगी या विद इन। और ये चीज ऐसे नहीं कि ये बहुत डिले वाला प्रोसेस है, इट विल जस्ट टेक 1 day। सो 1 day में वी कैन डायरेक्टली रीच टू आवर कस्टमर्स। तो अगर आप एक लोकल एरिया से, फिर उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट से आपको एक स्टेट लेवल पे पहुंचना है, स्टेट लेवल से अगर नेशनल लेवल, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल, तो ये सारी प्लानिंग तो आपने पहले से करके रखी है। तो इसमें इस सारी प्लानिंग में मतलब आपको एक होता है ना कि चैलेंजेस, सबसे बड़ा जो है फाइनेंशियल चैलेंजेस, उसके अलावा आपके पास अगर हमने मतलब किसी भी इन्वेस्टर अगर मान लीजिए आते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं, आपका प्लान पूछते हैं, तो क्या आपके पास सारे प्लान तैयार हैं कि क्या क्या करना होगा कि हम एक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल कवर कर सकते हैं? या डेफिनेटली इतने 5 साल में वही सीखा है कि एक्चुअली एक एक चीज हर कोई रहता है ना, आज का जो जनरेशन है ही ऑलरेडी वांट रिजल्ट दिस वे, बट यूजुअली वैसे नहीं होता। मैंने वही सीखा है कि पेशेंस से हर एक चीज होती है, और उसके बाद इतना साल का पेशेंस और हार्ड वर्क देने के बाद वी हैव ऑलमोस्ट टैकल्ड ऑल द चैलेंजेस कि इसको ग्रोथ वाइज कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए वी हैव बीन प्लानिंग सिंस पास्ट 2 years। तो ऑलमोस्ट मैं स्टेट लेवल के लिए रेडी हूँ, जो आई कैन इफ देयर इज एनीवन उनको दिखाना हो देन वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर द प्रोजेक्ट। बाद में उसके चैलेंजेस कैसे आएंगे, कौन से वे में फंडिंग यूज होगी, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। सो इस इंडस्ट्री में अभी और भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो कि आपने तो काफी मतलब अरसे से ये बिजनेस कर रहे हो, बट इस इंडस्ट्री में और भी प्लेयर आए हैं जो कि काफी लार्ज स्केल में ऑलरेडी कर रहे हैं ये बिजनेस। तो अगर उनको compete करना हो आपको, तो उनके कंपटीशन में तो मतलब आप क्या बेहतर दे पाएंगे कस्टमर्स को? सी वन थिंग आई वुड से कि आप जैसे बोल रहे हो बड़े प्लेयर्स आए हो,
ये पूरा अनऑर्गेनाइज मार्केट है ना, जो बड़े प्लेयर्स आए उन्होंने अभी तक 10 से 15% ही कवर किया है। बाकी का 85% इज ओपन। सो अगर मैं भी आ रहा हूँ इसमें, सो ना उनको कभी फर्क पड़ने वाला है ना मुझे उनके लिए कभी, बिकॉज ये मार्केट ही इतना बड़ा है। सो वो उनके लिए ना मेरे लिए कभी चैलेंज होने वाला है, बिकॉज हार्डली एक देखो यूएसपी होती है हर एक बिजनेस की। आर यूएसपी इज ऑलवेज बीन द बेस्ट क्वालिटी एट द चीपेस्ट रेट इन द मार्केट। ओके, सो चीपेस्ट रेट इन द मार्केट। Yeah. ओके, सो बड़े जो प्लेयर्स हैं वो भी मतलब कि चीपेस्ट रेट पे आ सकते हैं। हाँ, तो but- उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है जिससे आप उनसे जो है बेटर करके वो चीपेस्ट रेट में दे सकते हो? इसके लिए सबसे मैं बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू माय थिंग, मैं प्रोक्योरमेंट वाइज, जैसे कि आजकल जो भी रिसोर्सेज जहाँ से भी सोर्स करता है, इसमें यूजुअली कैसे होता है कि दे डायरेक्टली गो टू द वेंडर। देयर इज ऑलमोस्ट अ पर्सन इन द मिडल जो बोट वाले के बीच में रहता है, वो इज नॉट द डायरेक्ट सप्लायर। सो उसका एक कमीशन और उसका एक देयर इज अ परसेंटेज विच गोज इनटू द, मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि चीपेस्ट करने के लिए वो कभी कभी दूसरे लोगों को टैकल होता है, इसमें हमेशा इतने सालों से मैं ही हूँ। और ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज आई एम देयर, ये चीज हमेशा जहां पे भी वी विल बी ऑपरेट, ये उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होगी। जब भी यूजुअली हम प्रोक्योर करते हैं, वी डायरेक्टली कनेक्ट विद द फार्मर्स। सो उसके लिए व्हेन देयर इज नो मिडल मैन, वी कैन सोर्स इट फॉर वेरी चीपर रेट, और वो हम ऑलरेडी सब कस्टमर्स को और चीपेस्ट रेट में दे सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका बिजनेस प्लान, और उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द बड़े से बड़े इन्वेस्टर मिले ताकि ये बिजनेस को आप इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक्सपांड कर सकें। और अगर आप मौका दें तो हम भी आपके बिजनेस पार्टनर बनना चाहेंगे। डेफिनेटली। सो बहुत बहुत धन्यवाद मितेश जी, आप बहुत अच्छा लगा, आप हमारी स्टूडियो में आए, अपना बिजनेस आइडिया शेयर किया, और नए प्लेयर्स को जो है कुछ सोचने के लिए या आइडिया निकालने के लिए एक होता है ना कि वे आउट आपने दिया। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, मितेश का ये बिजनेस काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव रहा है, और इस अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को काफ़ी लार्ज स्केल पे ले जाया जा सकता है। तो आप में से किसी को भी इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए ईमेल आईडी पर कनेक्ट करें ताकि आपको मितेश से हम डायरेक्ट कनेक्ट करा सकें। धन्यवाद।